राइट टर्म्स अकॉर्डिंग टू सम पैटर्न। जैसे मैंने यहां पर अगर मैंने टर्म्स को लिखा, आफ्टर लाइक वन आई रिटर्न थ्री, देन आई रिटर्न फाइव, उसके बाद मैं क्या लिखूंगी सेवन, उसके बाद मैं क्या लिखूंगी नाइन। तो बाय नाउ यू प्रिडिक्टेड, या आपको समझ में आता है कि नेक्स्ट पैटर्न जो नंबर है हमारा 11 होगा, इसके बाद 13 होगा। तो जब भी हमारे पैटर्न ऑफ नंबर्स एक फिक्स्ड क्वांटिटी से इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, ठीक है, उस पैटर्न को, उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कि वो प्लस माइनस करके इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, नेक्स्ट टर्म जो है वो प्लस माइनस करके आ रही है, एक सिंगल टर्म को कांस्टेंट के साथ वेरी कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी से इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। इसकी जनरल टर्म हमने लिखी थी कि अगर मुझे इसकी जनरल टर्म निकालनी है, इट इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर हो गया? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बात क्लियर है इतनी हमें? ठीक है। और फिर हमने नेक्स्ट जो फॉर्मूला किया था विच इज सम ऑफ एन टर्म्स, तो उसमें हम क्या लिखते हैं, एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तुम्हारा स्कूल शुरू हो गया वरदान? आज हुआ है। और टेस्ट तो 14th को है। और फर्स्ट 3 चैप्टर्स का ही है, फर्स्ट 4 चैप्टर्स का है। ठीक है, फाइन। मैं ना आपको बुक्स वगैरह शेयर करूंगी, ग्रुप में ही मैंने डाली हुई हुई हैं, आपको बताऊंगी उनमें से क्वेश्चंस जो करने हैं आपने, एमसीक्यूज वगैरह जितने भी करने होंगे। ठीक है ना? इतना क्लियर है हमें? ठीक है। दिस इज सम ऑफ एन टर्म्स। घबराना नहीं, पता क्या है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्लास चल रहा है और ये लास्ट क्लास है, छुट्टी से पहले करवाई थी, 5-10 दिन की क्लास लगाई है एपी की, और 10 days के बाद का ये प्रोग्रेशन है। इट विल टेक टाइम फॉर यू टू एडजस्ट, पर उसमें हमारे पास क्या रहेगा कि अगर संडे रहेगा, आई कॉल यू ना संडे, एंड देन वी कैन कंप्लीट दिस चैप्टर अकॉर्डिंगली। थोड़ा बहुत आप रिकॉर्डिंग्स, थोड़ा बहुत मैं आपको समझा रही हूँ उसके बेसिस पर। और इसके बाद के चैप्टर्स तो हाँ, परसों से हमारी कोऑर्डिनेट शुरू हो ही जाएगी, तो तब से हम लोग तो कवर अप कर ही सकते हैं। बात समझ में आ गई? 2 चैप्टर्स ना बस ये सुनना है और सुनकर लिखना है, जितना समझ में आएगा उतना लिखना। समझ में आ गया इतना? चलो, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, मैं थोड़े एक्स्ट्राज ही करवाऊंगी आज आपको, जो अब तक हमने नहीं किए होंगे एपी में, और वर्कशीट में शेयर किया हुआ है। ठीक है, चलो निकले, लिखो क्वेश्चन आप। फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 47 फ्रॉम द वर्कशीट, जिसमें लिखा है इन एन एपी S5 plus S7 is 167 and S10 is 235. Find the AP. और ये बता रहा है कि एस एन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स एपी में, एक फर्स्ट टर्म होती है, एक कॉमन डिफरेंस होता है। एपी की एक फर्स्ट टर्म होती है, एक कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है। तो एपी का फॉर्मूला देखो, एस एन का मैंने आपको क्या लिखवाया था, आप लिखते हो एन बाय टू, टू ए एन माइनस वन डी। समझ में आ गया इतना? अब देखो एन क्या है इसमें, यहां पर देखो क्या टर्म दी हुई पूरी, अगर क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है, अब आपको सिर्फ इसको अप्लाई करना है। यहां लिखा हुआ है S5, और एन को कह रहे हैं रीड करोगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। तो S5 को हम क्या समझेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। S7 क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। और S10 क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। बात समझ में आ गई? तो देखो अब S5 को मैं क्या लिखूंगी, देखो फॉर्मूला के हिसाब से मैं कह रही हूँ S5 क्या हो गया, तो जहां एन है उसकी जगह 5 लिख दिया। फर्स्ट टर्म तो ऑफ कोर्स मेरे पास नहीं है, अगर होती तो मुझे एपी तो पता ही थी। एन क्या है आपको बताया मैंने, वो 5 है, आप लिखोगे 5 - 1। और एपी का कॉमन डिफरेंस होता है, वो भी आपको नहीं पता। ठीक है ना? तो अब S5 और S7 कितना हुआ, आप बता सकते हैं S7 क्या होगा? बात समझ में आई ना? बस ये फॉर्मूला आज की काम में, सिर्फ ये फॉर्मूला कैसे आया, क्यों आया, मत क्वेश्चन करो। व्यू दिस क्लास इंडिपेंडेंटली, दैट आई हैव गिवन यू दिस फॉर्मूला, नाउ यू हैव टू अप्लाई, जस्ट अप्लाई करना है। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब इन दोनों को प्लस करके 167 आना चाहिए आपके पास। तो आपने ये 5/2, 2a + 14d लिख दिया, 7/2, 2a + 6d लिख दिया, है ना?
S5 को आप क्या लिखोगे? आप इसको लिखोगे 5/2, 2a + 14d। अच्छा, क्या मैं इसमें से 2 कॉमन ले सकती हूँ? तो क्या बन जाएगा? 5 टाइम्स a + 7d। समझ में आ गया? और क्या मैं यहां से 7/2 लिखकर 2a + 6d लिख सकती हूँ? 5 है ना, मैंने गलती लिख दिया, दिस इज 4d। और ये 2d हो जाएगा बच्चों, मेरी गलती है, मैंने उसे 15 रीड कर लिया। समझ में आ गया बच्चों सबको ये? दिस इज 4, फिर मैंने 2 कॉमन लिया और ये 2 कैंसिल कर दिया। यहां से 2 कॉमन लिया और लिखा 7a + 3d, है ना? बात समझ में आ गई? अब इस इक्वेशन में S5 और S7 डाल दो। S5 तुम्हारे पास क्या था? तुमने उसके लिए निकाला था 5 × a + 2d +7 × a + 3d, और ये बन गया 167। चैप्टर 3 में यही कुछ कर कर आया। एक वेरिएबल ए, एक वेरिएबल डी, दो वेरिएबल्स में एक इक्वेशन बन गई। ठीक है ना? तो एपी सिर्फ इस इक्वेशन तक पहुंचना है, उसके बाद चैप्टर 3 है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, व्हेन वी कम टू S10। S10 क्या फॉर्मूला लगाओगे इसमें? 10/2, 2a + 9d लिख दूं? और यहां पर ये 235 है। अच्छा, यहां पर ये 5 से कैंसिल खुद ही हो रहा है, तो हमने कर दिया 2a + 9d, है ना? अब मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मुझे दिख रहा है कि ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा। विल इट बी 47? तो 2a + 9d = 47। यू गेट दिस पॉइंट? यहां से मल्टीप्लाई करके दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस बन गई, सॉल्व करो। एपी यही होने वाली है। बस एपी और लीनियर इक्वेशंस में क्या फर्क है? लीनियर इक्वेशंस में हम इक्वेशंस को देख रहे हैं, एपी में हमने एपी को समझकर फिर इक्वेशंस फॉर्म करनी है। ठीक है? सो 5a + 10d, 7a + 21d, दोनों को ऐड करोगे 167 सम। एक इक्वेशन बिल्कुल रेडी है, 2a + 9d। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, ए आएगा, डी आएगा, फिर हम एपी फॉर्म कर देंगे। ठीक है बच्चों? हाँ, बना तुम्हारा वरदान, क्वेश्चंस बने इसमें आगे? यहाँ पे क्या मैम स्टेटमेंट बनी? ये बेटा मल्टीप्लाई करना, नींद से जग जा अब तो। इतने दिन बाद क्लासेस हो रही हैं। जितना मैम तुम्हारा वन नहीं मन है ना क्लास लेने का, उतना ही आज मेरा मन भी नहीं था। बट क्या है ना, छोड़ नहीं सकते चीज को, क्योंकि जितनी हम छुट्टियां मारेंगे उतना आगे काम बढ़ता रहेगा, है ना? और मैम एपी 1611 आई है। 1611, ठीक है। 21d, तो फॉर्म में आ जाओ, है ना? अब छुट्टियां भी हमने 10 दिन की ले, और बीच में इन बिटवीन एक दिन छुट्टी और हो जाएगी। ठीक है, छुट्टी तो कभी भी मार सकते हैं। पढ़ाई करना सबसे मुश्किल काम है, छुट्टी मारना सबसे आसान काम है। आपको भी, मुझे भी। पर उसके बाद रिकवर करना और भी मुश्किल होता है, कि एक दिन मिस हो गया, चलो जी, काम उतना ही पीछे हो गया। ठीक है, ये 167 आ गया। अब ये 2 है। अब ये इसको हमें 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी बच्चों। एक ही टर्म को हम कोएफिशिएंट को सेम करेंगे, ये आ गया 12a + 54d। 9 6 = 54। 47 × 6 करेंगे तो कितना आएगा? 280। समझ में आ गया ना? कोई बात नहीं। हाँ तो करो बेटा, कोई बात नहीं, टाइम ले ले, कोई बात नहीं। दिस विल रिक्वायर टाइम। पता क्या होता है, आपको ना स्पीड क्लास के साथ एक तो ना वो नहीं फील करना होता कि क्लास आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, कोई बात नहीं, गिव योर सेल्फ टाइम।
बी काइंड टू योरसेल्फ कि मुझे टाइम लगेगा पिक करने में, पर हो जाएगा, ठीक है। बट कांस्टेंट मेहनत होती है ये। -23 आ गया यहाँ से, और अगर माइनस करोगे तो ये 5 आ जाएगा, और 1 1 है ना, 1 1 5 आ गया माइनस। सो डी हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। अगर D5 आ गया, और सबसे अच्छी बात मैथ्स में क्या होती है कि देखने पे तो कभी समझ आता ही नहीं है, लगता है समझ में आ गया और करने बैठो कुछ भी नहीं आता। सो ऑलवेज प्रैक्टिस। 45 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 47 -45। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो एपी में फर्स्ट टर्म कहते हैं 1 है, और कॉमन डिफरेंस जो है वो 5 है। देयरफॉर द एपी इज, तो पहली 1, उसके बाद 5 5 ऐड करते रहो, फिर 6, फिर 11, फिर 16, फिर 21, और इसके बाद चलते रहो। तो ये हमारी एपी फॉर्म होगी। बात समझ में आ गई सबको ये? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एपी इज टोटली फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूलाज आते हैं, क्वेश्चन कर लोगे, और थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग फिर बननी शुरू हो जाती है, जैसे इसमें लिखा है इन एन एपी। ठीक है, ये हमारी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 55। In an AP, sum of first 10 terms is -150। तो जहां पे सम लिख दिया मतलब मुझे सम का फॉर्मूला लगाना है, रट्टा मारना होगा सम के फॉर्मूला को, बस वही लगाना है। अब आप उसको देखकर अप्लाई करो, अभी फिलहाल के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। पेपर्स में बिना देखकर लगाओगे, इतना फर्क है ना। पेपर्स तक हम लोग उसको रट्टा मार लेंगे, समझ लेंगे कि हम लगा सकते हैं। अभी बुक में मार्क करो, आपके जहां पे सम फॉर्मूला लिखवाया है वहां देखो, एंड देन ट्राई टू फिट इन द टर्म्स कि सम ऑफ 10 टर्म्स है -50। और उसके बाद देखो उसने क्या किया है, सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स इज -550। अब देखा उसने क्या कैच दे दिया कि नेक्स्ट 10 टर्म्स। अच्छा, जो हमारा सम का फॉर्मूला होता है ना, ये फर्स्ट टर्म से लेकर चलता है। ये नहीं कि हम बीच में से 4 टर्म्स उठा के सम के फॉर्मूला में अप्लाई कर सकते हैं। वी ऑलवेज नीड अ पैटर्न, वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टर्म। पहली टर्म से स्टार्ट करेंगे, फिर 10 टर्म्स काउंट करेंगे। जैसे रोल नंबर 1 टू रोल नंबर 10 उनको बुलाएंगे, रोल नंबर 1 टू रोल नंबर 20 उनको बुलाएंगे, रोल नंबर 1 टू रोल नंबर 30। आई कैन नॉट से 11 टू 20 आ जाओ, ये भी वो चीज है। ठीक है, तो जो सम का फॉर्मूला है ना, वो कहता है नहीं, अगर आपने 1 टू 10 ले लिया ना, तो मेरा सम जो है वो 1 टू 20 देगा आपको आंसर। इट विल नॉट गिव मी नेक्स्ट 10 टर्म्स। तो उसको हम कैसे सॉर्ट करते हैं, समझ में आ गई बात? है फॉर्मूला वही रहेगा, अंडरस्टैंडिंग वही रहेगी। तो पहली चीज तो मुझे पता है कि 10 टर्म्स का सम -150 है। तो अगर ये एपी है, इसके पास कोई फर्स्ट टर्म होगी, इसके पास एक कॉमन डिफरेंस होगा। तो वैसे मैंने कहा था स्टोरी स्टार्ट करते हो वंस अपॉन अ टाइम, तो ये आ जाएगा लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, लेट द कॉमन डिफरेंस बी डी। कि इस एपी के पास कोई एक फर्स्ट टर्म है और एक कॉमन डिफरेंस है। उस फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के हिसाब से सम ऑफ 10 टर्म्स बनता है -150। ठीक है, तो ये मेरे पास समझ में आ गया। अच्छा, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला मुझे पता है कि ये होता है, तो मैंने अपने माइंड में ये लिख दिया फॉर्मूला साइड पर। अब S10 का मतलब क्या हुआ, आई राइट 10/2 2a, 10 -1 9d। बात समझ में आ गई सबको? ये -150 मैंने सम के फॉर्मूला में वैल्यू डाल दी। ठीक है ना? तो यहां से देखो, अब कोशिश करोगे ना कहीं कैलकुलेशन ही बहुत आसान वाली होंगी। ये 5 से कट गया, और जो ये नंबर 5 है ना, और ये सम है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कैंसिल हो ही जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये 5 और यहां से ये -30 आ गया। देखो कितनी अच्छी सी इक्वेशन बनकर आ गई, 2a + 9d एज -30। अब चैप्टर 3 करके आए हैं, समझ में आएगा कि इक्वेशन एक और बनेगी ए और डी में, और दूसरी लाइन से बनेगी जो लिखा हुआ है। इंफॉर्मेशन और क्या दी हुई है, सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स। ठीक है, कि अगर मैं 11 टर्म से लेकर 20 टर्म्स को ऐड करती हूं, तो मेरा सम बनता है -550। अब इसको हम कैसे टैकल करें? अब दो तरह के क्वेश्चन देख, मुझे तो पता है कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स होता है। मुझे कहा पहली 10 टर्म्स ए से लेकर A10 तक का सम है -150, फिर A11 से A20 ले लोगे, उनका सम है -550। तो क्या समझ सकते हो? लॉजिकली सोचो, बिल्कुल लॉजिकली।
S20 कितना आ गया? -700। बात समझ में आई? S20 इज -700, है ना? तो मैं S20 N20 लेके यही फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, मेरे पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है। तो मुझे समझ में आ गया कि फर्स्ट एन टर्म्स का सम -150 है। तो इफ आई टेक नेक्स्ट टर्म्स ऑल्सो एंड एड इट टू द प्रीवियस टर्म्स का सम, तो मुझे पता लग गया कि सम ऑफ 20 टर्म्स इज -700। ये सबसे इजी अंडरस्टैंडिंग है। और अच्छे से लिखना है तो मुझे पता है कि S11 to 20 वाली टर्म्स का क्या किया होगा, S20 -S10 भी कर सकते हो। बात तो वही आ गई ना कि पूरी 20 टर्म्स में से फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकाल दो, तुम्हारे पास यहाँ पे -550 बनकर आ जाएगा। बात तो वही हुई। ठीक है ना? चलो अब ये लिख दो, -720/2, 2a कट गया अपने आप ही। +19d इज इक्वल टू -700। ठीक हो गया बच्चों? चार्जर कहाँ है? समायरा, वो ऑफ कर सकते हो कैम अपना माइक बेटा। मैम मेरा ऑफ है। ठीक है, तो ये आ गया -7। 2a + 19d इज -7। समझ में आ गया बच्चों ये? 2a + 19। अब इसके बाद तो देखो ये दो इक्वेशंस है, यहां तक तो पहुंचना ही मुश्किल है। बस यही एपी का एक रास्ता है जो हमने बनाना होता है। इसके बाद तो इक्वेशंस है, और बहुत सिंपल से इक्वेशंस बनेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ए कैंसिल हो। अब इसका एक अदर वे राउंड है, एक शॉर्टकट और सिखा सकती हूँ, या इसको अदर वे राउंड कैसे सोच सकते हो इस क्वेश्चन को, वो भी बता देती हूँ। इतना समझ में आ गया? इनको सॉल्व कर लो बच्चों। 2a + 9d -30 के इक्वल था। 2a + 9d इज -30। 2a + 19d इज -70, प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया। -10d + 40, डी की वैल्यू क्या आ गई? -4। कर बच्चे, छोड़ना नहीं पेन। हाँ, इक्वेशंस को सॉल्व करो और साथ साथ लिखो भी। जो मेरी क्लास में ना पेन चलता रहता है, बिकॉज आई राइट कॉन्स्टेंटली, तो मुझे भी पता है सब लिखते रहे। अगर मैं कुछ बोल भी रही हूँ ना, वो भी लिखते रहो, बिकॉज देन ओनली द माइंड स्टार्ट्स वर्किंग। मैथ्स में चलता ही दिमाग ऐसे है, चलता ही नहीं, अदरवाइज देखते रहो। और मैथ्स को सच में कहती हूँ, स्टोरी टेलिंग जब से मैथ्स को बना दिया ना, आधो बच्चों की मैथ्स तो वहीं खराब हुई है। यहाँ विजुअल्स चल रहे हैं, वो वहां से एक नंबर चल के आ रहा है, वो नंबर चल के आ रहा है, वो प्लस हो गया, वो दिखा दिया, वो सब नंबर ऐसे चलता हुआ, वो जब एक विजुअल क्रिएट किया गया फॉर हायर क्लासेस, तो हमको ना मैथ्स एक स्टोरी की तरह दिखनी शुरू हो गई। पर प्रैक्टिस हमने बिल्कुल हटा दी। पेन उठा के जितना लिखोगे ना मैथ्स में, उतनी जल्दी समझ में आएगा, उतना दिमाग चलेगा। ठीक है, D -4 आ गया। अब इसमें क्या करना है? वैल्यू पुट कर देनी है। 2a - 76 यहाँ पुट किया, इक्वल टू -70। 2a इज 6, ए की वैल्यू 3 आ गई। तो फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस -4। ठीक है, सबसे इजी वे ये है। फर्स्ट टर्म 3, तो एपी क्या हो गई मेरी? पहली 3 आई, फिर -4 करना है। 3 - 4 कितना होता है? -1। फिर -1 में -4 करना है, -5। फिर -5 में -4 करना है, -9। 3 टर्म्स तक पहुंच लो, काफी है, उसके बाद डॉट लगाने जरूरी है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अब इसको और अच्छे वे से अगर मुझे करना था, या मुझे कुछ और वे कोई है इसका निकालने का, तो हाँ बिल्कुल है कि अगर नेक्स्ट 10 टर्म्स करके दिया हो, तो क्या यही एक तरीका है करने का? इसके अलावा भी है। अभी वो क्या होता है, सबने लिख दिया? तो आपको पता है ना कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स तो -150 थी, और नेक्स्ट 10 टर्म्स वॉज -550। इससे तो आपने बहुत अच्छे से इक्वेशन बना ली थी कि दिस इज 10/2, 2a + 9d इज -150। और इसको सॉल्व करके -30 आ गया था बच्चों, यही आया था ना? -30 है ना? चलो, ये आ गया था ना हमारे पास। ये तो बड़ी सीधी सादी सी इक्वेशन हमारी स्ट्रेट फॉरवर्डली बन जाए। So when I take next 10 terms, am I taking the first term as A11? A11 से स्टार्ट करेंगे ना, कि 10 तक तो ले लिया। नेक्स्ट वाली टर्म कौन सी हुई? 11। फिर कौन सी हुई? 12। और करते करते हम पहुंचे A20 तक, इन सबको ऐड कर लिया, और मेरे पास आ गया -550। मतलब आई एम टेकिंग सम A11 एज मे बी एज -50, फिर -52, ऐसा करते करते मैंने 10 नंबर्स को लिया,
उन्हें ऐड किया, मेरे पास बन गया -550। आपने जनरल टर्म ऑफ एपी पढ़ी हुई है ना, क्या होती है? A+10D, पता नहीं? तो क्या, सॉरी, A+N-1D, है ना? ये पढ़ा हुआ है ना? तो क्या मैं A11 को लिख सकती हूँ A+10D? A12 को कैन आई राइट A+11D, है ना? और A20 को कैन आई राइट A+19D, एंड दैट इज इक्वल टू -550। लिख सकती हूँ ना ऐसा? अब देखो, एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा था सम ऑफ एन टर्म्स का, कि क्या करो, n/2 लो, फर्स्ट टर्म लो और लास्ट टर्म लो। तो जब मैं ये नेक्स्ट 10 टर्म्स ले रही हूं, इसमें फर्स्ट टर्म ये वाली है, लास्ट टर्म ये है। तो आई कैन ऑल्सो, अगर समझ सकते हो इस चीज को, तो मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकती हूँ कि मैंने ली A+10D और ये लिया A+19D। अगर तो ये बात समझ में आ रही है, वेल एंड गुड, नहीं तो प्रीवियस वाले मेथड पे स्टिक कर। कभी कभी क्या होता है कि ये कुछ मेथड स्टिक कर जाता है, कि कभी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प कर लेता है। समटाइम्स द आइडिया वर्क्स। सो इन दैट केसेस नहीं समझ में आता ना, लिख लेते हैं अपने पास। लिख लो कि मैंने किया क्या है, जस्ट राइट द मेथड। कल दोबारा से कभी पढ़ोगे, मेरे पास आके समझ लोगे, क्योंकि एपी समझ में आ गई तो ये समझ लोगे फिर आगे। या फिर कभी दोबारा पढ़ोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। रजिस्टर ओपन करोगे, दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो कहीं ना कहीं मेथड क्लिक कर जाता है कि हाँ ऐसा भी कर सकते हैं। समझ में आ गई बात है? कि मैंने यहां से A11 को लिया, फिर मैंने A20 को लिया, कि जब मैंने इन टर्म्स का सम किया -550, तो इस -550 सम के लिए फर्स्ट टर्म थी A+10D, लास्ट टर्म थी A+19D। तो मैंने A+10D A+19D -550 करके बना लिया, बहुत इजीली आपका वही पूरा वैसा ही बन जाएगा। बनेगी सेम। 2A+, हाँ तो ठीक है ना। वो 20 टर्म्स का था बेटा, ये 19 टर्म्स का है, नेक्स्ट 10 टर्म्स का है, जिसमें फर्स्ट टर्म भी डिफरेंट है और लास्ट टर्म भी डिफरेंट है। सेम नहीं बननी थी, बिल्कुल नहीं बननी चाहिए, पर आंसर सेम आना चाहिए। देख, आंसर सेम आता है। अब तुम डायरेक्टली देख लो, 2A+9D -30 करोगे, तो बेटा माइनस किया, ये प्लस हुआ, ये कैंसिल हो गया। 20D इज -80, D -4 आ गया ना। इक्वेशन सेम नहीं बनेगी, बिकॉज यूर अप्रोचिंग फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। ठीक है, डिफरेंट व्यू पॉइंट से देख रहे हो। अब तुम 10 टर्म्स के सम को देख रहे हो, जिसमें तुमने एक नई एपी फॉर्म कर दी, फर्स्ट टर्म A11 होगी। कभी कभार ना एमसीक्यूज में चीज काम कर जाती है, कभी कभार। सो दिस इज जस्ट टू प्लांट एन आइडिया। नहीं समझ में आता तो लिख लो। दैट इज व्हाट आई डू। कुछ नया मेथड सीखती हूँ तो लिख लेती हूँ, कि कब दोबारा से आके इसको पढ़ेंगे तो कभी एक महीने बाद समझ में आना शुरू हो जाएगा। माइंड की रेजिस्टेंस कम होनी शुरू हो जाती है टूवर्ड्स न्यू आइडियाज। ठीक है, पहली बार कहा जाता है 3 लैंग्वेज पॉलिसी, 9th क्लास को बोला तो सब चिल्ला पड़े हैं, पर 2 महीने बाद कहेंगे कोई बात नहीं, कर लेंगे। 4 महीने बाद तो सिर पे पड़ेगी तो करेंगे ही। तो दिस इज हाउ चेंज अकर्स। आपका माइंड एक्सेप्ट करता है उस आइडियाज को, वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना शुरू कर देता है। तो वेन एवर यू सी अ न्यू क्वेश्चन, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन, या पेपर में कोई क्वेश्चन गलत होता है ना, उसको मार्क करके लिखा करो अपने पास। फिर आफ्टर रिविजन क्या होती है, जैसे मे टेस्ट का पेपर आपने लिया, सितंबर में मे टेस्ट का पेपर जरूर रिवाइज करो, उठा के लगेगा अच्छा इतना इजी पेपर है, इसमें ये गलती करके आए हैं। ठीक है, 10th करने के बाद 10th का पेपर उठाओ, और सब फेल हो गए, 9th का पेपर क्या था, इसी टाइम पर 9th का पेपर उठाओ, अच्छा ये नहीं समझ में आते थे क्वेश्चंस। एंड सीरियसली ये होता है। समझ में आ गई बात? ये क्लियर है इतना सबको? नेक्स्ट लिखो। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा, ये ना बड़ा बेसिक सा है। ऐसा ही है, इन एन एपी ऑफ 50 टर्म्स, सेम इसी तरह से क्वेश्चन चलता है। इन एन एपी ऑफ 50 टर्म्स, टोटल टर्म्स 50 है। आप पार्ट्स करके देखते हो, कि मैंने पहली 10 टर्म्स ले ली, फिर लास्ट की 10 टर्म्स ले ली, कुछ ऐसे, कि आपके पास 50 नंबर्स लिखे हुए हैं और एक पैटर्न में चल रहे हैं। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 210, एंड sum of last 15 terms is 2565।
फाइंड द एपी। अब ये क्वेश्चन में वो जो आपको पहली 10 टर्म्स और लास्ट की 15 टर्म्स दी हुई है, तो इसमें अब हम क्या करें? 50 टर्म्स है ना, 50 टर्म्स है, A1 से लेकर A50 तक। आपने पहले की 10 टर्म्स उठा ली, उनका सम बता दिया 210। ये तो आप सॉल्व कर लोगे, आपको समझ में आता है, डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाएगा। अब लास्ट की 15 टर्म्स है, मतलब A50, A49, A48, इस तरह से करते करते लास्ट की टर्म A36 ली होगी। 36 से लेकर काउंट करोगे तभी 15 टर्म्स पूरी होंगी। काउंट कर सकते हो, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। कोई शर्म नहीं होती इस करने में। जब कन्विंस करना है ना अपने आप को, जैसे मर्जी करके कन्विंस करो। बात समझ में आ गई है? सो अगर हमने 15 टर्म्स काउंट करनी है, इट विल बी फ्रॉम 36 एंड नॉट 35। पहली बात तो ये समझनी है। अब यहां से इन टर्म्स का जो सम दिया हुआ है ना, दैट इज 2565, है ना। अब उस वाले क्वेश्चन में पहली 10 टर्म्स और नेक्स्ट की 10 टर्म्स थी, तो हमने फर्स्ट 20 निकाल लिया। यहाँ पे पहली 10 टर्म और लास्ट की 15 टर्म्स, तो कैसे सम निकाल लोगे? समझ में आ गई बात है? यहां पर दूसरा वे चलेगा, जो मैंने आपको करवाया था, वो बेटर रहेगा। ठीक है। कंफ्यूजिंग तो रहेगा। ये बच्चे जो एपी इतने दिन से करके बैठे हैं, ये बेचारे कर रहे होंगे, तो तुम्हें तो लगेगा दिस द फर्स्ट टाइम यू डूइंग इट। जस्ट लर्न द फॉर्मूला कि मैंने किस तरह से अप्लाई किया है, एंड वंस वी डन दिस एपी अगेन विद यू, देन कम बैक टू इट अगेन। ठीक है। और 9th क्लास में भी एक बार एपी होगी, तो हो सकता है मैं आपको उसमें भी बुला लूँ, बिकॉज आफ्टर एल्जेब्रिक फॉर्मूला ना, तो उसमें एपी करवा दूंगा आपको 9th में। तो 4 o'clock आपको आना होगा, 4:15 क्लास, फॉर अनदर 15-20, नहीं 15 नहीं, 10 डेज में भी। उसमें एपीजीपी दोनों है, तो एपी के लिए आप वहां पर आ जाओ। समझ में आ गया बेटा ये? तो यहाँ से फर्स्ट 10 टर्म्स का सम कितना दे दिया? 210। अच्छा, एपी है तो कोई फर्स्ट टर्म होगी, कोई कॉमन डिफरेंस होगा। तो आपने 10/2, 2A + 9B, 210 कर लिया। आगे बात समझ सबको? ये चीज तो समझ में आई ना? फर्स्ट 10 टर्म्स के तो मैंने फटाफट से इक्वेशन फॉर्म कर ली। तो यहां से आ जाएगा 5, 2A + 9B = 210। अब आप चेक करोगे तो यहां से ये बहुत अच्छे से कैंसिल हो जाएगा, और देखो कितनी अच्छी सी इक्वेशन हमारे पास बनकर आ गई। 2A + 9B = 42। अब आते हैं इस टर्म पर। जो हमारी ओरिजिनल एपी थी ना, उसकी 36th टर्म क्या होगी? अच्छा, जब मैंने एपी कहा था ना, और मैंने कहा था A36 पूछूंगी, तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए। बस जब तुम्हारे दिमाग में ये चीज आइडेंटिफाई करनी शुरू हो गई ना, क्वेश्चन मुश्किल ही नहीं रहेगा। कि 36 टर्म तुम कह रहे हो कि A + 35B है। 50th टर्म क्या होगी? A + 49B। तो अब तुमने A36 लिया और A50 तक टर्म्स लगता सबको ऐड किया, तो है तो 15 टर्म्स ही। कि एपी में से अगर विदिन हमने एपी कंसेक्टिव नंबर्स उठाए ना, तो वो भी एपी बनते हैं, है ना। तो मैंने 15 टर्म्स ली, जिसमें फर्स्ट टर्म है A + 35B, और लास्ट टर्म है A + 49D, और सम कितना हो जाएगा? 2565। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए और भी आसान। एक इक्वेशन तो हमारे पास बनकर आ गई है, अब सेकंड इक्वेशन के लिए हम काम कर रहे हैं। तो वी इंटरप्रेटिंग सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स। 15/2, अब वो देखो ना, यहाँ पे ये 2A बन जाएगा, और 35 और 49 को ऐड करोगे तो 84 हो जाएगा। इज 2565। सो दिस इज 15 टाइम्स A + 42D इज 2565। और मैं कह रही हूँ, बिल्कुल तुम्हारे सोचने की भी जरूरत नहीं है, ये कैंसिल होना ही चाहिए। 2565 ना, और ये 15 कैंसिल होना ही चाहिए। 15 1 × 15, 106, 7 × 105, देन 1।
तो a प्लस 42d इज 171। देखो फिर से दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इन दो इक्वेशंस तक पहुंचना मुश्किल था, इसके बाद तो ये लीनियर इक्वेशंस है। सो वी हैव 2a प्लस 9d एज 42। इसको भी मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 2 से ही, है ना। सो आई विल राइट 2a प्लस 84d एज 234, है ना। 2a प्लस 84d एज 234, माइनस माइनस माइनस। 84 में से 9 निकालो तो 75 आएगा माइनस साइन के साथ। 234 में से 42 माइनस करो, देखो यहां से कितना आएगा। 42 है ना ये। 330, 75, 342, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। 342, तो ये 3, तो ये आ गया -300। ठीक है ना। तो यहां से d की वैल्यू 4 आ गई। अच्छा, d4 आ गया, सबसे इजी वाली इक्वेशन में पुट कर दो। 2a प्लस 36 इक्वल टू 42। 2a इक्वल टू 6, a की वैल्यू 3। तो ap क्या बन गई। पहली टर्म 3, फिर 3 + 4 7, 7 + 4 11, सो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, या नहीं। नेक्स्ट लिखो। अच्छा, सबसे पहले तो ना मिडिल मोस्ट टर्म्स निकालनी सिखाती हूँ। उस क्वेश्चन से पहले ना वील डू दैट मिडिल मोस्ट। अच्छा, ये वाला भी क्वेश्चन कर सकते हो, ये ना ये तो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे ना दो ही क्वेश्चंस होंगे, 2 या 3 क्वेश्चन है। एक आपकी दो एग्जाम्पलर में और एक मैंने कहीं और से उठाया, और हाँ, हमारे 23-24 के बोर्ड पेपर में आ चुका है ये। ठीक है। तो उसने लिखा है सॉल्व फॉर एक्स, ये आया भी ऐसे ही है, सॉल्व फॉर एक्स। और क्या दिया हुआ है कि जब मैंने लिया 1 + 4 + 7, सो ऑन करते करते लास्ट में लिखा एक्स, तो मेरे पास ये आ रहा है 287। ऐसे ना अब तक तो मुझे 3 क्वेश्चन मिले हैं, इसके अलावा अब और एग्जिस्ट करने शुरू हो गए हो तो ठीक है। पर दो तो आपके एग्जाम्पलर में है और एक कहीं और से उठाया था। ठीक है। तो वो तीनों क्वेश्चंस का आइडिया एक ही है ना। अब तुम्हें कहा है एक्स की वैल्यू निकालो भाई, तो यू स्टार्ट लुकिंग फॉर द नंबर्स कि 1 4 7। अभी तो चाहे नहीं स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन जब पेपर में देखोगे समझ में आएगा ये एपी है। ठीक है। दिस इज एन एपी जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन डिफरेंस क्या है 4 - 1 3। क्योंकि 4 अचीव करने के लिए 1 में मैंने 3 ऐड किया, फिर 4 के बाद 7 लाने के लिए फिर 3 ऐड किया, 3 के बाद ऐसे ही करते करते मैं +3 चलूंगी, सेम नंबर ऑफ स्टेप्स ले रही हूँ हर बार, मैं एक कंसिस्टेंट वे में चल रही हूँ। ये भी मतलब कंसिस्टेंटली बढ़ते रहो। ठीक है, +3, राइट। अच्छा, ये जो x है ये तुम्हें क्या लगता है क्या है इस एपी के लिए। लास्ट, है ना, बिल्कुल ठीक है कि ये जो ए एन होगी वो x है। अब प्रॉब्लम है तुम्हारे पास तो n की वैल्यू ही नहीं है। और 287 को तुम क्या समझते हो, क्या होगा ये इस पर्टिकुलर एपी के लिए 287 क्या होगा। हमने तो ऐड किया 1 4 7, तो 287 क्या होगा, सम ऑफ कोई एन टर्म्स है उनको हमने ऐड किया तो 287 आ जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है। तो पहले मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, उसके बाद मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो 3 मार्क्स में वैलिड क्वेश्चन हो गया ना कि कंफ्यूजिंग है। अब बच्चा क्या करता है, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल के छोड़ देता है। एक्स की वैल्यू का मतलब है वी हैव टू फाइंड द लास्ट टर्म, ये वाला स्टेप आपका 1 नंबर का है। ठीक है। तो अब मुझे पता है कि लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी एन। अब बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि जब नंबर ऑफ टर्म्स एपी में ना दी हो ना तो बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा। तो एस एन दिया हुआ है 287। फॉर्मूला कुछ नहीं करना, जब एपी का क्वेश्चन दिखा ना सारे फॉर्मूलाज जो जो मैंने लिखवाए हैं वो लिख दो, जो जो समझ में आ रहा है डालना शुरू कर दो, इक्वेशन अपने आप स्मूथली बनकर आ जाएगी, दिमाग भी नहीं लगाना होगा। ठीक है। n/2
2a+n-1d। अब जो जो वैल्यूज आपके पास है आप डालते रहो। सबसे पहले तो मेरे पास n की वैल्यू नहीं है, मैं इसे एज इट इज लिखूंगी। 2 के साथ a की वैल्यू 1 है, n तो फिर से नहीं है लेकिन कॉमन डिफरेंस 3 है, और ये बन जाएगा 287। ठीक है। अच्छा फिर ना इस इक्वेशन को कंसोलिडेट करते हैं। कैसे? कि मैं इसमें जो ये 2 दिख रहा है मुझे फ्रैक्शन में, इसको यहाँ भेज दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले ही कर दूंगी, है ना। अब थोड़ा सा ना हम क्या कहते हैं इसको, मैं कहती हूँ कि हम लोग थोड़ा 10th क्लास के बच्चे की तरह सोचते हैं। पहले मैंने भेज दिया इसको, परंतु मैं 10 स्टेप्स और लिख सकती हूँ, है ना। थोड़ा सा हम कंसाइज करें, दो स्टेप्स को एक में मर्ज करें, कि मैंने इसको साइड बाय साइड अंदर की टर्म को भी सॉल्व किया, इस 2 को भी यहां भेज दिया। अब मैं ये तो 287 × 2 लिख रही हूँ ना, और मैं एडवांस स्टेज पे जाऊंगी तो मैं क्या लिखूंगी, इसको डायरेक्टली लिख दूंगी 574। समझ में आ गई बात ये? अब क्योंकि मैं आपसे बातें कर रही थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिखकर मल्टीप्लाई किया, कोई शर्म नहीं है इसको। सीरियसली डोंट इवन हेजिटेट टू मल्टीप्लाई, बिकॉज आंसर से क्या आना चाहिए। नंबर गलत आते हैं ना तो कोई नहीं पूछता अच्छा ये मल्टीप्लिकेशन गलत क्यों हो गई, कोई नहीं सोचेगा अच्छा लिख के कर देते। वहां पे खुद भी आप सोचोगे लिख कर ही मल्टीप्लाई कर लेते। ठीक है। तो सबसे पहले ना कोशिश ये करनी है कि नंबर आने चाहिए, बस जैसे मर्जी हो वो। सो 3n-1 574। अब देखो क्या बन गया, 3n² -n -574 = c। सो वी अचीव दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये ऐसी इक्वेशन होगी जिसके फैक्टर्स आपको अच्छे से जल्दी से बनाने नहीं आएंगे, टाइम लगेगा। ठीक है ना। तो या तो डी लगा लो, या फिर कोशिश करो कि 574 को फैक्टराइज करें, कुछ ना कुछ हम उसको स्प्लिटिंग करके शुरू कर लें, और जहां अटकते हो सोचो भी मत, डी लगाना शुरू कर दो। ठीक है, फॉर्मूला मेथड लगा दो। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये 574 × 3 है। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं इसको 2 से अब कर सकती हूँ ना डिवाइड, इसको 2 से ही कर दो ना, मल्टीप्लाई क्यों करके प्रोडक्ट निकालना। दिस विल बी 287 × 3। अच्छा 287 कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, तो क्या समझ में आ रहा है 287 को देखकर? सोचना शुरू कैसे करेंगे, 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, 6 हो रहा है, 7 है, कैसे हो जाएगा? सॉरी, इसके एंड में 7 है तो 6 से तो डिवाइड होने से रहा। क्या 7 से डिवाइड हो रहा है? 28 7 दिख रहा है ना, हाँ बस। जब लगे ना फैक्टर्स नहीं बन रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा, ट्राई ब्रेकिंग इट। क्या 1 से डिवाइड हुआ, क्या 2 से हुआ, अच्छा 7 से भी ना हुआ तो 13 तक पहुंच जाओ, 17 तक पहुंच जाओ, कब तक नहीं डिवाइड होगा? है ना। कोई यहाँ सच में बैठ के कोई रॉकेट साइंस वाली रिसर्च नहीं करे हो कि तुम्हें पता नहीं कौन सा अननोन प्राइम नंबर दे दे कितने डिजिट्स का। 3 डिजिट्स का कोई नंबर दिया है, कोशिश करेंगे प्राइम नंबर से डिवाइड करने की, और कहीं ना कहीं हो जाएगा। अब देखो 41 तो पता लग गया ब्रेक नहीं कर सकते, है ना। और बाकियों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, क्या बन गया, 2 7 जा 14, 14 3 जा 42, एक 41 एक 42, डिफरेंस बन गया -1 का। ठीक है। तो जितनी भयानक इक्वेशन लगती थी, सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करने के बेसिस पर फैक्टराइज भी होगी। जितनी भयानक लग रही थी कि 574 आज तक देखा ही नहीं है, वही उतनी जल्दी सॉल्व हो जाता है। 3n n-14 +41n-14। सोचूंगी भी नहीं यहां पर। हाँ, पर काउंटर हम चेक कर सकते हैं कि 41 को डिवाइड किया तो 1 से ही जाएगा, फिर 4 से ही जाएगा। ठीक है, थोड़ा देख लेना कैलकुलेशंस में। 3n + 41 n-14। नाउ मुझे पता ना n की वैल्यू 14 आ जाएगी, आई विल रिजेक्ट n-41/3। जैसे रोल नंबर 1 2 3 4, 1.5 नहीं होता, रैंक 1.5 नहीं आता, है ना। अगर दो बच्चों का सेम रैंक है तो उनको 6 6 दे देंगे, उनको ये नहीं कि 5.5 5.5 देंगे, है ना। तो ऐसे ही आपकी नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी अ नेगेटिव नंबर, कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन। ठीक हो गया आपका जो -41/3 है, इट cannot be, it's not possible to have a value of n number of terms as -41/3. So number of terms taken in this sequence, कि इस वाले पैटर्न में 147 की मैंने 14 टर्म्स ली है और उनको ऐड किया तब जाके 287 बना है। ठीक है। सो व्हाट इज x?
सो बेसिकली और एक्स इज 14th टर्म, जिसको आप क्या लिखते हो? अच्छा, 14 टर्म बोला तो क्या होगा वरदान? एपी में मैंने 14th टर्म बोला है, तो क्या लिखोगे साथ के साथ ही? हाउ विल यू आइडेंटिफाई 14th टर्म तुम्हारे लिए? हाँ, S14 तो सम हो गया। A14 को हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं? हाँ, तो क्या होती है पूरी? बस कुछ नहीं। जब मैंने कहा ना तुम्हें ये चीज A14 के साथ ही दिमाग में बत्ती जल जाए, A+13D, A+50 बोला, A+59, 49D, जैसे ही दिमाग में वो काउंटर हमारे लिए ना इमेज ही वही बनेगी, तो आपका एपी बिल्कुल ही इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो आइडेंटिफाई एवरी टर्म एज 14 दिया है ना, तो A+13D, 29 दिया, A+28D, 45 दिया, A+44D। क्या आपके पास ए की वैल्यू है? वन है ना? क्या आपके पास डी की वैल्यू है? तो बताओ जी, 14th टर्म कौन सी हो गई? 40, और वही है वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है ना? क्वेश्चन ने कहीं नहीं कहा फॉर दिस एपी फाइंड द लास्ट टर्म इफ सम इज दिस। उसने बिल्कुल एक स्ट्रेट वे में सिंबल्स के साथ लिखा कि मैंने 147 लिखा, एक्स तक नंबर्स लिए, लास्ट नंबर एक्स लिया, और मेरे पास जो सम आया वो 287। सिर्फ मैथमेटिक्स, सिर्फ नंबर्स के साथ हमने पूरे क्वेश्चन को डिफाइन किया है। सारे वो लैंग्वेजेस, सारी वो वर्ड्स को हमने रिप्लेस किया है। दैट इफ आई टेक सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, इट इज 287, लास्ट टर्म इज x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। समझ में आ गया? ऐसे ही दो क्वेश्चंस और हैं, लिख लो। एक क्वेश्चन क्लास में कर लो, एक होमवर्क में कर लेना। इसमें लिखा है -4 प्लस -1 +2। आपको दी भी ना, अगर एपी दी जा रही है ना, आपको दी भी तीन टर्म्स जाएंगी, क्योंकि एपी को आइडेंटिफाई ही तीन टर्म्स के साथ किया जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स या सॉल्व फॉर एक्स, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस है, बस नंबर्स फर्क आए हैं। कॉमन डिफरेंस क्या है? -4 से -1 तक पहुंचना है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? -3 +3। +3 है ना? और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मैंने आपको कहा भी A2 -A1। कितने मार्क्स आए थे मैथ्स में आपके, इनायत? कितने मार्क्स आए थे आपके? कोई बात नहीं, बता देंगे। ओनली थिंग पॉजिटिव आई एम सीइंग इज, या तो मैथ्स अच्छे समझ नहीं आई कभी, या इतने पेन लेके समझी नहीं या समझाई नहीं। दूसरी चीज है, द ओनली थिंग आई लाइक अबाउट यू इज फिर भी बैठकर समझ रही हो, दिमाग लगा रही हो। दूसरी चीज, क्वेश्चन करवाया पीछे पलट कर देख रही हो कि कैसे किया था, आई कैन रेप्लीकेट इट, विच इज अ वेरी गुड साइन। जो मैं सबको कहती हूँ कि फॉर्मूला लिखवाया हुआ है उसको अप्लाई करना सीखो। सिर्फ परसिस्टेंट रहना, रेगुलर रहना, कंसिस्टेंट रहना, मैथ्स बिल्कुल इंप्रूव हो जाए। ठीक है? अच्छे मार्क्स अभी जो नहीं आए ना, सितंबर टेस्ट में खुद ही बताऊंगी मार्क्स कितने आए हैं। ठीक है? सिर्फ कंसिस्टेंट रहना और कुछ नहीं रहना। क्लास में रेगुलरली आओ, 1 घंटा पढ़ाई करो। मैं सच में कहती हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ और मैं पढ़ाती भी उतना ही हूँ। ठीक है? क्वेश्चंस बहुत हुए हैं, प्रैक्टिस मटेरियल बहुत है। द ओनली थिंग इज आई एम नॉट लोडिंग अप विद यू प्रैक्टिस मटेरियल एट दिस स्टेज। इस स्टेज पे मुझे होता है एनसीईआरटी बार बार सॉल्व करते रहे। इस स्टेज में सीरियसली आई वांट कि एनसीईआरटी कम से कम 3 या 4 बार सॉल्व की हो। एक्स्ट्रा बुक्स इतनी ज्यादा अवेलेबल है, फ्री मटेरियल थोक के भाव पे मिल रहा है आपको। कहीं से भी आप उठा लो, कोई एक वेबसाइट उठा लो, मैं आपको 4 बता दूंगी जहां पे फ्री मटेरियल्स, ऑलमोस्ट फ्री मटेरियल्स मिल रहे हैं। आप इतने टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन कर लो, सब में आपको कुछ ना कुछ फ्री मिल जाएगा। वॉट यू रिक्वायर इज अंडरस्टैंड हाउ टू टैकल अ क्वेश्चन, वो समझना है बस। कि जैसे मुझे ये दे दिया, मुझे एपी दिख रही है, एपी की फर्स्ट टर्म दिख रही है, कॉमन टर्म दिख, कॉमन डिफरेंस दिख रहा है, और 437 जो दिया हुआ है वो सम है। तो पहले थॉट मेरा यही होगा कि सम का फॉर्मूला लगा दूं, तो मैंने ये लगा दिया। ठीक है ना? तो जो अब तुमने इसको देखकर लिखा है, आई वॉन्ट कि तुम पहले ही इस चीज को लिख लो। बस इतनी सी इंप्रूवमेंट अपने आप में कर लो कि जो आप देखकर लिख रहे हो ना, वो तुम खुद से लिख सकते।
ठीक है ना। मुझे पता नींद आ रही है क्लास में बहुत ज्यादा, क्योंकि अब इस टाइम पर मस्ती मार रहे होते, तब यहाँ बैठ के सुन रहे हो बातें, है ना। छोड़ दे बेटा इस चीज को ना, देख नंबर चाहिए ना, तो इस चीज के लिए अवेयरनेस, खुद को माइंड में अवेयरनेस करनी होगी, तो किस तरह मर्जी करके नींद से जगना सीख। और एक बार चलता है, बार बार नहीं अच्छा लगता। ठीक है। नींद आती है, मुझे पता है, सबसे बोरिंग काम होता है पढ़ना, जिसको अच्छा नहीं लगता पढ़ना। मैं मानती हूँ इस बात को। ठीक है। और बोरिंग भी तब तक जब तक समझ नहीं आता। जब समझ में आनी शुरू हो जाए ना मैथ्स, तो लगता है कि अच्छा ये तो और भी आसान है करना। -8, 3n - 3 इज 437। अब यहां से n लिखा, ये 437 × 2 कर दिया। यहां पर आ जाएगा 874, यहां बनता है ना, मैंने उसको देखो, ये आ गया 3n - 11। ठीक है ना। देख वरदान, जैसे तू एक एक स्टेप ना, यू हैव सिंपली कॉपी, मैं चाहती हूँ दिमाग लगा अपना कि प्लस माइनस तो हम कर ले, और सिर्फ चेक करे काउंटर में कि अच्छा मैंने ठीक लिखा है कि नहीं। अगर आप वो भी एक एक स्टेप में कर रहे हो ना, दैट इज ओके विद मी। इफ यू रियली वांट टू इंप्रूव, सिर्फ अपने आप को चेक करो, लिखो तो सही, टेक दैट रिस्क, गलत लिखो तो सही। और यहाँ गलत लिखकर कौन सा किसी ने कुछ तुम्हें कह देना है। हाँ जी, बड़े फैक्टर्स इसके। 874 × 3 करना है। इसको मैं करती हूँ 2 से डिवाइड, 2 × 4 37 बन जाएगा। अब 437 पे आके अटक जाते हैं हम लोग। सो आई ट्राई, एंड 7 और 7 14 नहीं हुआ। तो ये तो भाई 11 उससे भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, 7 से नहीं हो रहा है ना डिवाइड, है ना। हाँ, तो अब क्या करेंगे, 11 पे आएंगे। 11 से हो रहा है, नहीं हो रहा। फिर 13 से हो रहा है, 13 3 × 39, नहीं हो रहा, है ना, कि 7 आ जाएगा। फिर हम लोग आएंगे 17 पर। करना यही होता है, हर बच्चा यही करता है, हर टीचर भी यही करता है, बस यही प्रैक्टिस समझ में आएगा कि 19 जाना है। सिर्फ कोई बच्चा जो जल्दी बोल देगा ना, उसने फटाफट से सॉल्व किया होगा। 17 से हो रहा है, आप लिखोगे 17 2 × 34। फिर यहां से आ गया 9 97, नहीं होगा। फिर आप 437 × 19 कर दोगे। ठीक है। 19 2 × 38 57। क्यों नहीं फैक्टराइज होगा, बिल्कुल फैक्टराइज होगा एज 23 × 19। अब मजेदार बात ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं, इनको तो और फैक्टराइज करना ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं से 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे। 23 × 3 होता है। 23 × 2 कितना होता है, 46। 46 और 57, इतना तो हम हिट एंड ट्रायल कर ही सकते हैं। ठीक है। 3n² -57n +46n - 874 = 0। एपी ही है जिसमें ऐसी खतरनाक वाली इक्वेशंस बनती हैं, जिनको लगता है कि फैक्टराइज होगा ही नहीं। और कभी भी फैक्टराइज नहीं हो रहा है, आपके पास फॉर्मूला मेथड है। याद है कि नहीं है। भूल गया, कोई बात नहीं बेटा, पढ़ने पे याद आना चाहिए, है वो तो भूल जाते हैं। भूलना जरूरी नहीं है, उसको पढ़ने पे याद करना। -b +- b² - 4ac। और इस किसी ने ना इसका बहुत अच्छा सा विजुअल शेयर किया था। बस -b, सो बी होता है ना, जैसा इंसेक्ट बी, उसको नेगेटिव फॉर्म में दिया, मतलब उसका नेगेटिव्स, अगर कभी देखा नेगेटिव जो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज होती है,
जिसमें आपको स्केलेटन दिखता है, दैट इज कॉल्ड अ नेगेटिव, राइट। तो पहले डिजिटल पिक्चर्स नहीं हुआ करती थी, वी यूज्ड टू हैव अ कैमरा रोल, तो उसके नेगेटिव्स निकलते थे ब्लैक कलर की, जो फिल्म रोल होती थी। तो नेगेटिव्स, फिर बी स्क्वायर, है ना, और 4 AC, सो 4 AC बनाए हुए थे। मैं देखूंगी कहीं ना कहीं है मेरे पास वो। बड़ा अच्छा था वो वाला, विजुअल बड़ा अच्छा क्रिएट किया हुआ था। सो 3n, n-19 प्लस यहाँ से मैंने 46 ले लिया, n-19 इक्वल टू 0। और वैसे भी अगर इसकी फैक्टराइजेशन में से ये 3 हटा दो, है ना, 874 में से अगर मैंने 46 कॉमन ले लिया तो 3 ही बचता है। 46 कॉमन ले लिया तो 19 ही बचता है, बिल्कुल ठीक है, राइट। तो ये आ जाएगा 3n+46, n-19 इज 0, सो इररिस्पेक्टिव n की वैल्यू 19 आ गई, तो मेरी नंबर ऑफ टर्म्स 19 है ना। तो जो ये x है, दैट इज A9। एंड हाउ यू रिकॉग्नाइज A19, अब तो समझा सकता है वरदान, क्या होगा A19? A- +18 की -18? -18। हाँ जी, क्या होगा? A+18D। ठीक है, आपका प्लस माइनस कॉमन डिफरेंस अपने आप से एडजस्ट कर लेता है। तो फर्स्ट टर्म आपके पास इसमें क्या थी? -4। कॉमन डिफरेंस क्या था? +3। सो ए एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4 + 54, विच इज 50। The last term of this sequence is of this AP is 50। जाओ बच्चों।